lovely students, hello my lovely atoms। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और जोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही है क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तो अगर मैं सीबीएसई 12th की बात करूं, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझसे पढ़ चुके हैं 10th क्लास में और बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैम 11th 12th में भी आ जाओ, हम लोगों को आपकी जरूरत है। तो मैम ने और आई गेस आई मस्ट से वेदांतु ने आप लोगों की सुन ली है। तो आपकी अनुभव गौर मैम AKA आपकी एजी मैम आप सबके सामने है और जोरों शोरों से फुल जोश के साथ तैयारी करेंगे। तो सीबीएसई 12th, अगर आप सीबीएसई 12th में है ऑब्वियसली तो तैयारी की चिंता केमिस्ट्री की हो रही होगी, बट जहां तक बात है प्रैक्टिस की, मैं टेक केयर करूंगी प्रैक्टिस के लिए, यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर हम करने वाले हैं। तो आज बेसिकली क्या करेंगे, जैसा आप देख रहे हो सैंपल पेपर डिस्कशन, क्यों ना सबसे पहले शुरुआत करें जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था 7th में, राइट? 7th में कोई एग्जाम है तो ऑलमोस्ट आई कैन से 1 मंथ है केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट आप कर चुके होंगे, रिवीजन के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी। और टर्म 2 में हो रहा है तो सिलेबस भी आधा आ रहा है, तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। 35 मार्क्स का पेपर आएगा 2 घंटे में, कर लोगे अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर टेक्निक्स है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। आज वाला जो सबसे पहला सैंपल पेपर है जो मैंने चूज किया है वो सीबीएसई वाला ही उठाया है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम वो तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, जनवरी में ही कर चुके हैं। सेम बात बोलूंगी, जितना रिवीजन मिले उतना कम है ना? जितना रिवीजन मिले उतना कम है। तो सेम चीज को भी आप जब तक 4-5 बार नहीं कर देते ना, तब तक जरूरी नहीं वो पक्का हो जाए और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाएं। और 1 महीना ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो क्यों ना शुरू से शुरुआत करें और प्रैक्टिस को एकदम पक्का करें। दूसरी बात, हो सकता है अगेन इट्स मोर ऑफ लाइक अ राजमा चावल, वो डिश आप भी बना सकते हो, सपोज मैं भी बना सकती हूँ, मम्मी भी बना सकती है, एक कुक कोई फेमस किसी होटल का शेफ भी बना सकता है, बट इट्स योर चॉइस कि आपको किसके हाथ का खाना पसंद है। सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, कोई स्पाइसी खाता है, कोई बहुत ब्लैंड फूड खाता है, ठीक है? इसी तरीके से बहुत सारी जगह आपको सेम कंटेंट बहुत सारे टीचर से मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं करूंगी, दिलो जान से करूंगी। तो मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल पे। तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाना है, उसके लिए करना क्या है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो और बोलो एजी मैम के सेशंस में आओ, अच्छे से रिवाइज करो। और डोंट वरी, अगर आप 11th में हैं तो भी मैं बहुत सारे सेशंस लेने वाली हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। शुरू से शुरू करेंगे 11th के लिए, ठीक है? तो शुरू करें, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और उससे पहले जैसा मैंने बोला, एक छोटी सी चीज आप जरूर कर देना। वो क्या है? वो छोटी सी चीज है कि आप चैनल को लाइक जरूर करना। चैनल को लाइक करने का मतलब मैम की वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना है दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो 11th हो, 12th हो, जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, सारी तैयारी हम जोरों शोरों से, धूमधाम से, धूम धड़ाके से, सब तरीकों से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मदद है, जो भी है, मैराथन हो गया, कुछ भी है, सब होगा। आप देखते रहो, आपको मजा आएगा और समझ आएगा, ठीक है? तो सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सैंपल पेपर सीबीएसई वाला है, जैसे मैंने बताया। पैटर्न में मैंने ऐड किया है क्योंकि आपकी अनुभव मैम का भी एक तरीके से पहला वीडियो है सीबीएसई 12th का। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को मैं वही वाली फीलिंग दूं कि शुरू से कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी बताऊं, पेपर के कोई भी चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है ये सब भी बताऊं। तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, अभी हम देखते हैं। 3 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है, A, B एंड C। अगर मैं A सेक्शन की बात करूं, देयर बी टोटल 12 क्वेश्चन। A सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद B वाला सेक्शन 3-3 नंबर के क्वेश्चन का होगा, 4 to 11, यानी कि काउंट करो कितने क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन हुए, राइट? 8 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 3-3 नंबर के, 24 नंबर यहाँ से मिल गए, 6 नंबर यहाँ से मिल गए, 24 and 6 30। और जो सी सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, 35। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। केस बेस्ड क्वेश्चन में कई बार बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं पैराग्राफ को, और मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। आई नो टाइम टेकिंग है कई बार पैराग्राफ को पढ़ना, बट ट्रस्ट मी, रिलेट कर पाने में, चीजों को कनेक्ट कर पाने में, और कई बार कुछ
क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन भी छुपी होती है, तो वो बिल्डअप होता है। अगर टाइम लग रहा है कि आपके पास है लास्ट तक, तो प्लीज उसको एक बार पढ़ लेना, चाहे जल्दी जल्दी पढ़ना पर पढ़ लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिर शुरू कर लेते हैं। ये प्लीज मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लॉग टेबल हो गया, कैलकुलेटर है, ये सब मिलेगा नहीं, बट पेपर में आपको हेल्प मिलेगी कि कोई लॉग की वैल्यू आपको चाहिए सॉल्व करने को, तो वो गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। ये वाले मेरे चैप्टर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने अपनी मास्टर्स ऑर्गेनिक में की थी, यही रीजन था। चाहे ग्रेजुएशन हो, 11th 12th में भी बड़ा मजा आता था वो एरो को यहाँ से वहां करने में। वो जो एक वो फीलिंग होती है ना हैप्पीनेस की, जो आप बोलते हो कि मैम बहुत सारे हम ऐसे वीडियो देखते हैं, उनको देख के बस ऐसा मिलता है NSP, नैन सुख प्राप्ति, तो वही मुझे ऑर्गेनिक को करने में, पढ़ने में मिलती थी। तो ठीक है, वो हम कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। 7 नंबर की आएगी अमीन्स वाला जो चैप्टर है, अगेन ऑर्गेनिक, ये वाला चैप्टर 6 नंबर का आ रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ये सैंपल पेपर के बेस पे हमने बनाया है कि एक क्वेश्चन 2 का, एक 3 का, दो क्वेश्चन दो नंबर के 4 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तब 7 हुए। अमीन से 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी कि 6 नंबर हो गए। D&F ब्लॉक बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, उससे 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, ये इजी चैप्टर भी, अगर आसानी से पढ़ो तो ये 6 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे आपके। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन 2 का, एक 3 का, 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। केमिकल काइनेटिक्स, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आता है, बट बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने क्वेश्चन भी देखे, मुश्किल नहीं दिए CBSE ने। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का सीधा, क्योंकि जरूरी नहीं है इसी से आए, बट इस सैंपल पेपर में तो इसी से लिया गया है, हो सकता है अगली बार भी इसी से आए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सरफेस केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो इसको स्टार मार्क के साथ समझना है कि वेरिएशन हुआ तो अनुभव मैम को गाली मत देना, ठीक है, कोसना नहीं है कि मैम आपने ये बोला था। तो प्लीज चूज कर लेना जो आपको चैप्टर लगता है ना बहुत आसान है, पहले कंप्लीट करके रख दो, और बाकी जो चैप्टर लग रहे हैं थोड़े मुश्किल हैं, फिर उस पर अपना पूरा फोकस करो कि मुझे इन चैप्टर्स में कोई गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे उनसे डर लग रहा है, मैं उसको पहले ओवरकम करना चाहता हूँ कि करना चाहती हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। पुराने 5-10 साल के पेपर उठा लो, इन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए जरूर सॉल्व कर दो, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं भी करवाऊंगी, तो उसकी कोई चिंता है नहीं, एक ही सैंपल पेपर नहीं आएगा, और भी आएगा, ठीक है। तो बस सॉर्टेड है। तो शुरू करेंगे सेक्शन A से, मतलब पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। चलो शुरुआत करते हैं। एक पेन ले लेती हूँ मैं साइड में, ताकि लिख पाऊँ, ठीक है। आपको PDF मिल जाएगी, तो उस बात की भी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सोफे की गद्दी लेके उसके ऊपर खड़ी हूँ, ताकि मैं आपको दिख जाऊं। ये मैंने बोला हुआ है कि प्लीज कुछ पोडियम अरेंज कर दो, या कुछ तो अरेंज कर दो प्लेटफॉर्म। तो हो सकता है आपको लगे एजी मैम गिर रही है, बट गिर नहीं रही, संभाल लेंगे, ठीक है। तो मजाक नहीं उड़ाने का और सपोर्ट करना है, बता देने का मुझे, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, 3 पार्ट है इसके। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड एनी टू। तो आपको पता है चॉइस भी मिलेगी, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी चॉइस मिल रही है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में कि जो पार्ट्स आएंगे ना, उसमें भी क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। तो इनमें से 2 करने हैं, बट बीइंग अ टीचर मैं तो पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगी। आप चूज कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो मुश्किल लगे उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट है बेंजोइक एसिड, फिनॉल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पी के वैल्यू के बेस पे लिखना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है, तो जरा कर लेते हैं इसको। बेंजोइक एसिड है मेरा ये, ठीक है, दिस इज माय बेंजोइक एसिड। फिर है मेरा फिनॉल, और राइट हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी माशाल्लाह टाइप नहीं है, तो उसके साथ जरूर मैनेज करना होगा आपको। फिर है पिक्रिक एसिड। आई होप आपको फॉर्मूला में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कुछ आपको ऐसा तो नहीं कि अभी तक याद नहीं है, क्योंकि याद होना चाहिए। पिक्रिक एसिड पे पूरे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। और फिर है मेरे पास सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड आपको पता है बहुत सारे मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। वो आपके स्किन की अपर लेयर को भी पील कर देता है, जब एक्ने वेक्ने होते हैं तो उसको लगाया जाता है। आई यूज अ फेस वॉश, उसमें सैलिसिलिक एसिड है,
बट फिर भी एक्ने नहीं जा रहे, सोच रहे हो। अनुपमा मैम का अभी भी बचपना, वो जो है ना टीनेज चल ही रही है, विच इज नॉट ट्रू दो। ठीक है, हमेशा मतलब ऐसे ही लगेंगे, तो इस बात पे संतोष मिल रहा है सुन के। अच्छा, पीके वैल्यू बताऊं मैं आपको, पीके वैल्यू होती क्या है, रिमेंबर माइनस लॉग ऑफ के ए। बारी बारी से चीजों को समझाती हूँ, आप मुझे साथ साथ आंसर करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि शांति से बैठ के ऐसे मोबाइल लेके बस देख रहे हो या लैपटॉप ऐसे लगा के देख रहे हो। एक नोटबुक पेन लेके बैठो, साथ साथ सॉल्व करो, चाहे पहले सॉल्व कर लिया तो भी प्रैक्टिस करने का बहाना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ए फॉर एसिड, कि एसिड किसी सॉल्यूशन में आपने लिया है, पानी लिया, पानी में एसिड डाला और एसिड डिसोसिएट होता है आयोन्स में। के उसके डिसोसिएशन के बारे में बताता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ज्यादा डिसोसिएट करेगा आयोन्स में, उतना ज्यादा के की वैल्यू आएगी। और जितना वीक एसिड है, कम वैल्यू ऑफ के, कम वैल्यू ऑफ के मतलब वीक एसिड है, आसानी से आयोनाइज नहीं हो रहा। अब सोचो के ए बता रहा है क्या, एसिडिटी को, कि अगर जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ के, लेकिन इसके आगे लगा है माइनस, यानी कि माइनस, और ये वैल्यू है लार्ज। तो आपको पता है ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल, है ना। तो जब पीकेए की वैल्यू स्मॉल हो, लेस हो, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब मुझे इसमें डिसाइड करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए का वैल्यू का मतलब, सबसे पहले लेसर वैल्यू ऑफ पीकेए, लेसर वैल्यू ऑफ पीकेए का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरीके से अरेंज करना है। दैट विल बी द ऑर्डर, कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ अरेंज कर लूं, मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके पे लगा रही हूँ। वीक एसिड का जो वैल्यू है पीके का ज्यादा होगा, वाइस वर्सा रिलेशनशिप एसिडिक कैरेक्टर से। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर मैं इन चारों ऑप्शन में आपको बताऊं तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा क्यों है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एसिडिटी कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, दैट विल बी अ बेटर टर्म टू से, कि आसानी से जब HI निकल जाएगा और वो जो नेगेटिव पार्ट रह गया, अगर वो स्टेबलाइज है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि वो फेवर कर रहा है उस HI को जाने का। जितना आसानी से जाएगा वो जो आयन बन गया, अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो फेवर कर रहा है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कार्बोक्सिलेट आयन स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल रही है उसकी वजह से इसको। तो ये पहले नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से वीक पे लगा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, बस एक और एक मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसमें COOH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगेन यहाँ से अगर H आयन जाएगा तो कार्बोक्सिलेट भी स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता चला जाए, वो स्टेबलाइज होता चला जाए। जितना नेगेटिव वैल्यू कम होने की तरफ बढ़ रही है, मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है ना। और अगर OH की बात करूं तो उसका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है, प्लस R की बजाय मैं विड्रॉइंग इफेक्ट की बात कर रही हूँ। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ गया मेरा ये, दूसरे नंबर पे आ गया ये। तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं, इन दोनों में से आप बताओ। मैं चाहती हूँ आप बताओ, सब कुछ मैं करूंगी तो आप क्या करोगे। ये समझ में आ रहा है, इन दोनों के पास OH है, बट इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला, क्योंकि जब ये H आयन जाएगा और ये जो फिनॉक्साइड आयन बचेगा उसके साथ साथ ये NO2 ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, 3 NO2 कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे रिंग से और इस सब्सटेंस से, फिनॉक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हेंस रिजल्टिंग इन द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। और अगर वो स्टेबल हो रहा है मतलब ये ज्यादा एसिडिक है, कि H आयन को निकालना इसके लिए फायदे का सौदा है, फायदे का सौदा करना चाहेगा। तो तीसरे नंबर पे ये एसिडिक, सबसे कम एसिडिक है फिनॉल। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, स्टेबलाइज होगा बट उतना नहीं एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पीके वैल्यू पे अरेंज कर लो, यहाँ ये मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाओगे मतलब पीके वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो बस आ गया मेरे पास आंसर। सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे कम वैल्यू ऑफ पीके है बेंजोइक एसिड की। फिर आप अरेंज करोगे सैलिसिलिक एसिड को, फिर आप अरेंज करोगे मेरे पिक्रिक एसिड को, फिर आप अरेंज करोगे मेरे फिनॉल को। मेक सेंस, क्लियर है। 2 करने, एक एक नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखोगे, इतना यहाँ से समझा दिया तो बस ठीक है कि एसिडिक कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है मतलब पीके वैल्यू डिक्रीज करेगा, जिसका पीके वैल्यू कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस इसको अरेंज कर दो। मेक सेंस, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला वाला 5 करते हैं। ठीक है, चलो
सारे के सारे आंसर्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे, फाइल में अटैच भी है, तो सॉरी तो चिंता नहीं करने का, ठीक है, चिंता चिता के समान है। अगला वाला पार्ट है बी वाला पार्ट, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, ये सब दिए हुए हैं, उनकी रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये मेरा उसकी रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स NH2OH, और याद रखो यहाँ पे जो NH2 है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो पहले कर लेते हैं सॉल्व करने की कोशिश, पेन ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, एसिटल्डिहाइड विच इज द कॉमन नेम ऑफ दिस इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद एसीटोन है विच इज दिस, उसके बाद है मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, इसको मैं जरा इधर साइड में लिख देती हूँ, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ऐसा कीटोन है, एक तरफ मेरा मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, और जो एक कार्बन है वो टर्शियरी है नेचर में, मतलब ये ऐसे वाली स्ट्रक्चर है। ये वाला जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका ये वाला जो कार्बन था टर्शियरी था नेचर में, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये एल्काइल ग्रुप आके इससे जुड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन लगाने हैं वो आप लगा सकते हो अभी। NH2OH को रिएक्ट करना है, ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुझे दिखाना है, ठीक है। और अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करूं तो उसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए जो कि कार्बन है, ठीक है, वो कार्बन पे अटैक करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा पॉजिटिव हो जाता है। अब देखना है कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, किस ऑर्डर पे लगाना है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH। सबसे कम रिएक्टिविटी, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी और ज्यादा रिएक्टिविटी। सबसे कम ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, सबसे कम होगी इसमें सबसे कम क्यों होगी, क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक तो करना है, यहाँ पे वो ऐसे पूरा हिंड्रेंस के साथ उसको पूरा रोके हुए है, तो ये इतना अवेलेबल नहीं है अटैक के लिए, तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसमें। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से भी इसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ऑल्सो एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस साइन, इंडक्टिव इफेक्ट, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसकी तरफ, जिसकी वजह से ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है जो आएगा वो और कम होता जा रहा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है जिनका प्लस साइन इफेक्ट है, जो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आया ये, और तीसरे नंबर पे आया ये, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम रिएक्टिविटी दिखाएगा, रिएक्शन दिखाएगा टुवर्ड्स NH2OH, ठीक है। मेक सेंस? ये वाला क्लियर है? चाहो तो देख लो नंबर वाइज, अगर देखना चाहते हो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब हैंडराइटिंग थोड़ी सी उतनी खास नहीं है, उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका सी वाला पार्ट करेंगे, और इसके लिए हम इसको क्लीन कर देते हैं, इस पे जाते हैं, अपना पेन लेते हैं और अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मेरे पास है इथेनॉल विच इज CH3 CH2OH, दूसरा है इथेनोइक एसिड विच इज CH3 COOOH, फिर है मेरा बेंजोइक एसिड जो है ये, ठीक है, बेंजोइक एसिड जो है ये। ऑलराइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम से सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो लिखा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा वैसे होगा बेंजोइक एसिड का, सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतनी ज्यादा एटम है, उतने ज्यादा आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, I mean, एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए हैं, उस फोर्स को ओवरकम करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है, अब हम फिगर आउट कर सकते हैं इन दोनों में, इसका सबसे कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, सबसे मैक्सिमम। इसका सबसे कम क्यों है, क्योंकि अगर मैं इथेनोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बताते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी की डाइमर बना सकता है ना। मैं आपको दिखाती हूँ,
तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू, ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतना ज्यादा उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी लगेगी, उतना ज्यादा बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी यहाँ पे देख लो, हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस C के साथ CH3 जुड़ा है, CO है और एक H है। दूसरा CH3, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ग्रुप OH है और एक है डबल बॉन्ड O। इस तरीके से डाइमर बनेगा। क्यों? एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो काफी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। उसमें इससे कंपैरेटिवली कम होगी। ये देखो CH3 CH2 OH, तो दूसरा आएगा ये CH3 CH2 OH। इसमें सिर्फ एक ही टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो सबसे पहले आएगा ये, फिर ये, फिर ये। काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। ये ऑर्डर आएगा। आपको 2 ही करने हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्पून फीड करना चाहती हूँ आप लोगों को, पर मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप रिवीजन करते टाइम देखें और कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से याद भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित हो, लाइक अमृत के हाँ कर लिया भैया, अब हमें कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो से सॉर्टेड हो सकती है, क्योंकि मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन की है सारी चीजें, ठीक है। मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं आप। और ये ऐसे आगे बढ़ेगा नहीं जब तक मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, तो डोंट वरी, सोल्यूशन मैंने अटैच किया है, सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं जरा पेन ले लेती हूँ, और क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट। 2 नंबर का क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। A and B are diluted, तो मोलर कंडक्टेंस मेरी यहाँ पे दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी सॉरी ऑफ B increases 1.5 times while that of A increases 25 times। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 1.5 टाइम इंक्रीज कर जाती है उसकी एक्चुअल मोलर कंडक्टिविटी से, ठीक है, जब हम उसको डाइल्यूशन करते हैं अपॉन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता है नहीं, हमें नहीं पता, बट सोचो ये जो है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी अगर मैं लूं 1.5 टाइम बढ़ गई जो पहले कंसंट्रेशन से थी। और A का केस क्या है, जब उसको डाइल्यूट कर देते हो, अगर वो इनफाइनाइट तक होती भी है तो इसमें बढ़ती है कितने टाइम, 25 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मोलर कंडक्टिविटी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है which of two is a strong electrolyte, justify your answer, graphically show the behavior of A and B, ठीक है। तो आप इसमें भी इसको बता सकते हो कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। ये ग्राफ के बेस पे आप आसानी से समझा सकते हो। ग्राफ के लिए आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन मुझे पता है आपको याद होगा कि मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे निकालनी है तो वो किसके इक्वल होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और ये होता है A√C, ये होता है ना। इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है प्लीज मुझे चैट में बताओ, मुझे पता है आप लोगों को पता है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की अगर मुझे ग्राफ बनाना है √C कंसंट्रेशन के साथ, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस साइन है। यानी कि जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा आयंस है, डिसोसिएशन थोड़ा कम हो सकता है, तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। या वाइस वर्सा, अगर मैं इधर जाऊं कंसंट्रेशन कम करूंगी, मतलब मैं डाइल्यूशन ज्यादा कर रही हूँ, और पानी और पानी और पानी ऐड करती जा रही हूँ, तो उसकी वजह से आयंस को ज्यादा मौका मिलेगा। पानी एक ड्राइविंग फोर्स है जो तोड़ने में मदद करेगा, आसानी से टूट गए, मतलब उसकी कंडक्टिविटी, जितने ज्यादा आयंस फ्री उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, कुछ ग्राफ ऐसे आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे आता है ना। ये स्ट्रॉन्ग का ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये भी थोड़ी कर्व ज्यादा दिखा दी, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का। क्यों? क्योंकि ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब मैं कंसंट्रेशन इधर जाके देखो, इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है, जब इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है मतलब कि मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ, जब डाइल्यूशन हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको ज्यादा पानी मिल गया, जो आयंस अच्छे से डिसोसिएट नहीं हुए थे अब और ज्यादा डिसोसिएट हो सकते हैं, तो और ज्यादा कंडक्टिविटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी आयंस में पूरी तरीके से टूटा हुआ है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि जो थोड़े बहुत बच गए, क्योंकि 100% डिसोसिएशन तो नहीं होता, थोड़ा बहुत बच गया डाइल्यूशन से, वो भी थोड़ा और आयंस देने लगेगा, कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई।
तो जब डाइल्यूशन हो रहा है कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो किसमें थोड़ी सी बढ़ी है, ये देखो बी वाले सोल्यूशन के अंदर मैंने ग्राफिकली इसको प्रेजेंट कर दिया। तो आंसर आएगा ये वाला, बी वाला। ठीक है, मेक सेंस? इसको मार्क कर दूं, बी वाला आंसर आएगा। ठीक है, डन जनादेव। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करेंगे और इसको मैंने क्लीन किया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है गिव रीजंस टू सपोर्ट द आंसर। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले आपको एल्डोल कंडेंसेशन पता होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करूं, नाम से आंसर पता चल जाता है। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन। कंडेंसेशन मतलब जब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कुछ लाइटर मॉलिक्यूल्स का, सिंपलर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन, कंडेंस हो गए, जुड़ गए विद द रिलीज ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल। एल्डोल यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक OH और जैसे मैंने बताया एल्डिहाइड होता है, जबकि कीटोल भी मिलता है, कीटोन और एक OH भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट, इसको जनरल नाम एल्डोल से ही बुलाते हैं। तो क्या कह रहा है, अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल। मान लो मैं ये बता दूं, ये पेन एक तो बार बार लेना पड़ता है, ठीक है, CH3 COOH या फिर CH3 COCH3। तो अगर मैं बात करूं, ये वाले हाइड्रोजन अल्फा होते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? जो मेरे फंक्शनल ग्रुप के साथ में जुड़े हो, साथ वाले कार्बन पे जुड़े हो, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे। अब इसमें क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या डालते हैं, OH ऐड करते हैं, है ना। OH ऐड करते हैं सबसे पहले स्टेप में, एक बेस का अटैक होता है, NaOH को करते हैं हम डाइल्यूटेड फॉर्म में लेते हैं और हीट करते हैं। तो इसको चाहिए क्या, बेस को चाहिए एक H आयन, यानी कि एक एसिडिक हाइड्रोजन के बेस को चाहिए H आयन, एसिडिक हाइड्रोजन, और वो अल्फा से आसानी से मिल जाता है। और अल्फा से मिलना क्यों आसान है? क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज भी हो जाएगा। कैसे? मैं लिखूं इसको CH2 और एक H को लिख दूं मैं यहाँ पे, तो होगा क्या बच्चा लोग, अगर मैं इसको फिर से समझाऊं, एक मिनट, CH2 ये यहाँ पे इसको लेके जाएगा H पॉजिटिव को, और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, नेगेटिव आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और फिर ये आयॉन्स ऐसे मूव कर गए, यानी कि ये एक तरीके से डीलोकलाइजेशन की वजह से इसको स्टेबलाइज भी कर रहा है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन की वजह से इसको स्टेबलाइज भी कर रहा है। और फिर ये बन जाता है H गया CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ठीक है, और ये चलता, मतलब ये इनका एक तरीके से इक्विलिब्रियम में मुझे प्रोडक्ट मिलता है ना, कीटोइनोल फॉर्म काइंड ऑफ। हाँ, तो अभी ये देखो कीटोइनोल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला बात क्लियर है? सेम विद दिस इज द व्हाट, दिस इज समथिंग दैट कुड बी द आंसर। मेक सेंस? समझ में आया? सेम गोज विद द कीटोन आल्सो, ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा, राइट? अब अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, अगला पार्ट पे जाएंगे। ओके, 3-hydroxypentane to one shows positive Tollens test। टॉलिन्स टेस्ट क्या होता है बच्चा लोग? टॉलिन्स आपको पता है, टॉलिन एक साइंटिस्ट का नाम था और उसने क्या किया था, उसने हमें टेस्ट दिया था एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने का, कि एल्डिहाइड जो है वो आपके टॉलिन्स टेस्ट को देते हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, और सिल्वर मिरर आता है। एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, क्योंकि कीटोन को ये बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है कार्बोक्सिलेट आयन में और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन को नहीं कर सकता। कीटोन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बात है 3-hydroxypentane to one, तो ये 3-hydroxypentane to one ले लेते हैं। ओके, पेंटेन, पेंट 1 2 3 4 5, पेंट 3 पे है हाइड्रोक्सी, 2 पे है ओन, ठीक है। तो एल्डिहाइड के अलावा ये जो हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं ना, ये भी टॉलेंस टेस्ट को दिखाते हैं, क्योंकि इनको रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे ये पॉसिबल है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। रीजन क्या है? अगेन वही, ये कीटोइनोल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये आयन यहाँ मूव किया और उसकी वजह से जैसे ही कुछ उस पर अटैक करेगा, टॉलेंस रिएजेंट में हम Ag आयन लेते हैं और OH आयन। बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट Ag आयन को देता है और OH आयन को देता है।
OH आयन को अटैक करना है, OH आयन को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। तो इस प्रोसेस में होगा क्या, ये OH आयन को मेरा बेस चाहिए, ये वाला H आयन ही ले जाएगा, जो ज्यादा एसिडिक है उसको लेके जाएगा। और ज्यादा एसिडिक के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको लेके जाएगा, OH बेस यहाँ से H आयन को ले जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, जो इस प्रोसेस को आगे इन्वॉल्व करने में मदद करेगा डीलोकलाइजेशन की वजह से। इसमें होगा क्या, इसकी रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड पोजीशन भी अवेलेबल है जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकती है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दैट इट कैन डू इट, राइट। तो याद रखना टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दिखाते हैं, ठीक है, जो कीटोन हमें लगता था नहीं दिखाते। तो ये वाली बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। और अगला क्वेश्चन है ये, यानी कि सेक्शन नंबर बी। 3 क्वेश्चन हमने 2-2 मार्क्स की कर लिए विद ऑप्शंस, जो आएगा एग्जाम में तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी के साथ, अकाउंट द फॉलोइंग। तो सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट है ए, देखो जरा इसको, ये तो मैं बार बार ये पेन लेना भूल जाती हूँ। जो दूसरा वाला स्टूडियो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले स्टूडियो में है ये प्रॉब्लम। ओके, aniline cannot be prepared by the ammonolysis of chlorobenzene under normal condition। 3 पार्ट है, तीनों सही करोगे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका एनिलीन है, तो अगर मैं एनिलीन की बात करूं, cannot be prepared by chlorobenzene, इसको आप क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर मैं अमोनोलिसिस की बात करूं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं कर सकते एवरीवन, वो इसलिए नहीं कर सकते, रीजन बताओ चैट में, मुझे आपका रीजन चाहिए चैट में। मुझे पता है समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो बता दो। हाँ, मैम बिना देखे बता रही है, मुझे पता है स्मार्ट बच्चे हो। तो यहाँ पे रीजन क्या, सीधा अमोनिया क्यों नहीं, आई मीन इस पे अटैक कर सकता और NH2 लग सकता, क्योंकि आपको पता है ये इस पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। जिस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब किसी भी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक करना बहुत मुश्किल है। NH2 आयोन जो है वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा ना, तो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, इसको निकालना क्लोरीन को डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन इथाइल इथेनमीन बॉइल्स एट 329.3 केल्विन। पहले इसको क्लीन कर देते हैं, यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, मतलब क्लीन कर देते हैं क्या होता है। ओके, एन इथाइल इथेन अमीन, तो एन पे इथाइल है CH2 CH3, एन पे इथाइल है इथेन अमीन, और ये वो वाला अमीन है जो इथेन से डिराइव हुआ था, ठीक है। NH2 होना चाहिए, लेकिन एक ये लगा है, एक हाइड्रोजन है। उसके अलावा दूसरा है ब्यूटेन अमीन, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया NH2, ठीक है, ये है। अब अगर मैं दोनों को देखूं, दोनों एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है, बस जो पोजीशन है वो फंक्शनल ग्रुप की चेंज होती जा रही है हाइड्रोजन के अराउंड। क्यों, दोनों में देखोगे सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, चाहे देख लो दोनों की आइसोमेरिक फॉर्म है। यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि आइसोमर भले ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो, बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 329.3 केल्विन है और इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 350.8 केल्विन। तो अब ये बात है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन किया था कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेन फैक्टर है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितनी ज्यादा है उसको ओवरकम करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जब दूसरा मेरे पास मॉलिक्यूल आएगा सेम एन इथाइल इथेन अमीन का, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से, ठीक है। CH2 CH3, इधर इसका नाइट्रोजन है, इधर CH3 CH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे यही वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, ये वाली। लेकिन जब यहाँ पे बात करूं, एक ही टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फ्री है
जो दो मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि इसका जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं, बता दो मुझे। मेहनत खराब तो नहीं जा रही है ना? और पूरा सपोर्ट जोश के साथ लाइक भी करना है वीडियो को। वीडियो के आखिर तक देखें कितने लाइक्स हम कवर कर सकते हैं। मेरी उम्मीदें तो 1K की है, बट श्रद्धा से जो भी होगा चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द वन, दैट्स द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है Acylation of aniline is carried out in the presence of pyridine. एनिलीन है मेरे पास और मुझे उसका असाइलेशन करना है। ये एनिलीन है, असाइलेशन का मतलब मुझे CH3CO ग्रुप को ऐड कराना है क्योंकि ये असाइल ग्रुप है। तो मैंने एक असाइल क्लोराइड ले लिया। पिरिडीन लेना पड़ता है उसके लिए बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। रीजन पूछ रहा है कि पिरिडीन क्यों लेना पड़ा। रीजन ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं, पिरिडीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, बहुत ही मतलब नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। एक नॉर्मल बेस से काम नहीं चलेगा। असाइलेशन करने का मतलब इस वाले ग्रुप को मुझे यहाँ पे अटैक कराना है। अटैक कराने के लिए इस नाइट्रोजन को, इस हाइड्रोजन को निकालना सबसे पहले जरूरी है और यहाँ से Cl जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है, आसानी से हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और वो हाइड्रोजन कैप्चर करने के बाद ये ग्रुप जब जुड़ेगा, इस Cl का फैसिलिटेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा इसका निकालना। यानी कि यहाँ से H एक और मैं अगर और अच्छे से बताऊं तो NHH, यहाँ से H और यहाँ से Cl को निकालना, HCl को निकालना, ताकि ये ग्रुप जाके इसके साथ जुड़ जाए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, HCl के निकालने के को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है ताकि NHCOCH3 जुड़ के मेरा क्या बना ले, असाइलेशन ऑफ दिस aniline, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये वाली बात भी सॉर्टेड है, ये वाली बात भी एकदम क्लियर हो गई है। तो थम्स अप दे दो मैम को। थम्स अप चाहिए मेरे को पूरा। हाँ जी, दिख रहा है मुझे। हाँ, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। यस, बढ़िया बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। और अगर चाहिए कि एक और अच्छे से मेरे को आंसर देखना है मैम, कहाँ से मिलेगा और अच्छे से अगर मैं आंसर दिखाऊं, आंसर स्लाइड पे जो 3 स्लाइड मेरे को दी हुई थी तीनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे पूरा स्लाइड पे आंसर भी लिखा हुआ है। डाउनलोड करोगे तो बस सॉर्टेड है। ठीक है, PDF से। ओके, मेरा फेवरेट पार्ट जो आता है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको सॉल्व करेंगे। फिनोल को मुझे कन्वर्ट करना है N-फिनाइल इथेनमीन। चलो कोशिश करेंगे इसको करने की। हाँ जी, 1 मिनट। चलो डन। फिनोल टू फिनोल को कन्वर्ट करना है N-फिनाइल, N पे फिनाइल, N पे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, इथेन अमाइड, तो ये CO अमाइड ग्रुप CON होता है। हाँ, CONH2 और H की बजाय मेरा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। हाँ जी, तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी ऑल द स्टेप्स के इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसका असाइलेशन किया हुआ है। ठीक है, और असाइलेशन से पहले क्या हो रहा है अगर मैं देखूं, इस OH की बजाय N वाला ग्रुप लगा है, यानी कि OH को मुझे पहले हटाना है, NH2 ग्रुप लगाना है। ठीक है, OH को हटाने के लिए, NH2 लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक डस्ट डालते हैं। जिंक डस्ट का काम क्या है, जिंक डस्ट का काम क्या है, इस फिनोल को कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में, है ना, OH ग्रुप चला जाएगा। अब मेरे पास आसानी से इसको NH2 में कन्वर्ट करने का मौका है, बट NH2 ग्रुप को लगाना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले मुझे उसकी नाइट्रेशन करनी पड़ेगी। नाइट्रेशन करने के लिए मैंने HNO3 और H2SO4 इसके अंदर डाला कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। जैसे डालूंगे यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब NO2 आ गया। अब यहाँ से आसान है। कैसे आसान है, इसका मैं कर देती हूँ रिडक्शन SnHCl यूज करके। ठीक है, SnHCl यूज किया, ये रिड्यूस हो गया, किसमें बन गया NH2। अब आसान हो गया। अब मेरे पास एनिलीन आ गया। एनिलीन का अब असाइलेशन कर दो। असाइलेशन करना आसान है क्योंकि लास्ट प्रोसेस में ही किया था। हम क्या करेंगे असाइलेशन करने के लिए, असाइल क्लोराइड डालेंगे, साथ में पिरिडीन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए।
तो वहां पे H और Cl निकल जाएगा, यहां से Cl, यहां से एक H, और मेरे को मिलेगा ये NHCO CH3। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो क्या आपने भी ऐसे ही निकाला? थोड़ी बहुत स्टेप चेंज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं जिस प्रोसेस से मैं कर रही हूँ उसी से आप करो। मुझे ये आसान लगा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको इन दोनों में रिलेशन भी चेक करना है। डायरेक्ट करने मत बैठ जाओ, पहले चेक करो क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, देन यू विल गो फॉर द विक्ट्री। ठीक है, जीत के दिखाना है। ठीक है, अगले वाले पार्ट पे बढ़े। चलो आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। क्लोरोइथेन टू मीथेन अमाइड, ये भी सिंपल है। ओके, एक तो ये अलग ही लोचा है। क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl, मीथेन अमीन। आप देख रहे हो कितना बड़ा धोखा। CH3 CH2 Cl से CH3 CH2 CH3 NH2, एक CH2 ग्रुप को हटाना पड़ेगा। और देख रहे हो आप, एक प्रोसेस को याद करो जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड प्रोसेस था, जो CO2 ग्रुप को ले जाता था। तो पहले मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि CO ग्रुप को हटा सकूं, यानी कि मुझे NH2 चाहिए और मुझे इसको हटाना है। अब बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लोरीन को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। क्लोरीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए अगर मैं इसको यहाँ पहुंचा दूं तो और भी सिंपल हो जाएगा। कैसे? OH को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NH2 से अमोनिलिसिस करके। ठीक है, तो मेरे को इसको यहाँ से इस पे लेके जाना है। तो सबसे पहले CH3CH2Cl को OH में कन्वर्ट करो ताकि अल्कोहल से अगर मैं ऑक्सीडाइज कर सकूं इसमें कन्वर्ट हो जाए। और उसके लिए हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, है ना। एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, OH जनरेट करेगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा, बन गया CH3CH2OH। जब ये बन गया, अब इसमें क्या करो, अल्कलाइन की MnO4। अल्कलाइन की MnO4 का काम क्या है? इसको एसिड में कन्वर्ट कर देना। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बन गया CH3COOH। अब जब बन गया, अब आसान है। जब मेरा ये बन गया, अब इसका मैं अमोनिलाइसिस कर दूं। अब मैं इसका अमोनिलाइसिस कर देती हूँ। ठीक है, और उसकी वजह से अब ये बन जाएगा क्या? सॉरी, बेंजीन। पता नहीं बेंजीन इतना दिमाग में भरा हुआ है। CH3CONH2। ठीक है, ये बन गया। अब देखो CO ग्रुप को निकाल सकते हो कैसे? कौन सी प्रोसेस करोगे? हॉफमैन ब्रोमोमाइड Br2 इन अल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये चला जाएगा, बन गया CH3NH2। CH3NH2 ये मुझे बनाना था। ठीक है, कीड़े मकोड़े मार रही है मैम। अगली बार यहाँ से लिखना शुरू करूंगे। ठीक है, पूरे एरो सब दिख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है वाह वाह क्या काम कर दिया, इतना आसानी से। तो यहाँ से जा रहे हैं हम और यहाँ तक। ठीक है, अगली बार यहाँ से शुरू करेंगे। चलो अगले पार्ट पे बढ़े अब। ओके, अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल है हमारे पास। प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, नाइट्राइल यानी कि एक CN है। और अगर कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो इन्वॉल्व होता है नेमिंग में। तो ये प्रोपेन नाइट्राइल है। इससे किस में कन्वर्ट करना है? इथेनॉल। CH3CH2OH। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो मेरे लिए। चलो जल्दी से सॉल्व करो। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? बहुत आसान है। इसको CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर लो। CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट किया। और राइट, उसके बाद क्या करोगे? जल्दी जल्दी बताओ। हॉफमैन ब्रोमोमाइड किया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड करने से CO गया, बचा CH3CH2NH2। अब आपको पता है OH कैसे आएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं, है ना। तो क्या कर सकते हो? एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कंफर्म कर दूं अभी? ये देखो,
हाइड्रोलिसिस करके CuNH2 किया, हटाया। अब इसमें जरूरी नहीं है आप HNO2 यूज करो, आप और भी बाकी की चीजें भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप और भी कुछ यूज कर सकते हो। HNO2 इज वन ऑफ देम जो इसको रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं OH लाने के लिए, राइट, और यहाँ NH2 को हटा के OH लाने में और क्या क्या यूज कर सकते हैं। मेक सेंस? चलो आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ये तो ऐसे वर्बली हो जाएगा। क्वेश्चन है ए, जो कि मेरा निकल, क्या है मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया। निकल के साथ मेरा 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, हेक्सा। इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ मेरे को, क्या बोलेंगे? हेक्सा, एक्वा, क्या बोलोगे? निकल आयन, मतलब निकल पे जो भी आयन है वो आप बता सकते हो कितना है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्वस फॉर्म में है, ग्रीन कलर में है, whereas NiH2O4 EN which is ethylene diamine वो भी मेरे पास है, ये ब्लू कलर में है। इसका रीजन बताना है मुझे, ठीक है, इसका रीजन बताओ। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर लगते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, कौन सा लीगेंड आपका जुड़ा हुआ है। तो एक है मेरा ये, एक है मेरा 4 मॉलिक्यूल वाटर के रह गए और 2 मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया EN के साथ, क्योंकि EN इथिलीन डायमाइन 2 पोजीशन चाहिए उसको निकल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने लिया, इसके ऊपर भी चार्ज है +2। अब स्टूडेंट्स निकल +2 के फॉर्म में मतलब DH है ना, लेकिन वो जो DH है उसमें अगर मैं बात करूं, यानी कि जब मेरे 8 इलेक्ट्रॉन को जाना है, अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जो T2G से EG में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हाफ फील्ड करते हैं। उनको पेयर करना बहुत मुश्किल होता है, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनकी एक्सचेंज एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। तो सबसे पहले आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करोगे, ठीक है, ये एनर्जी कम है, जो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कंपैरेटिवली कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन निकलेगी कैसे होता है, जो डी ट्रांजिशन के हिसाब से मैंने बताया, एक्सचेंज एनर्जी कम है, आसानी से एक्सचेंज हो जाता है। और अगर एनर्जी मेरी कम है, अगर मैं आपको बताऊं एनर्जी कम है, तो जो वेवलेंथ निकलेगी ना इसकी मदद से, वो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट निकलेगी। और अगर मैं विबग्योर के हिसाब से समझाऊं, विबग्योर, तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे निकला ग्रीन, ज्यादा वेवलेंथ की। लेकिन जब मैंने EN यूज किया, इथिलीन डायमाइन यूज किया, जो कि क्या है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, वो पेयरिंग में बिलीव करता है। और ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी है, ये कंपैरेटिवली ये ज्यादा होती है, मोर होती है, ठीक है। वो करना नहीं चाहता जल्दी से एक्सचेंज, कि भैया मैं खुश हूं, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एनर्जी मोर है, ठीक है, एक्सचेंज जल्दी से होता नहीं है, एनर्जी ज्यादा है, कम वेवलेंथ की लाइट वो निकालेगा। तो ब्लू कम वेवलेंथ की लाइट है, कम वेवलेंथ की लाइट निकलती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, कम वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, विच इज ब्लू कलर। तो यही मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। रीजन समझ में आ गया? इतना बताओगे, मोर देन सफिशिएंट। 1 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर मिल सकता है यहाँ से, या हो सकता है इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, नहीं, आधा आधा में डिवाइड करेगा, ओके। अब इसका अगला पार्ट है, राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो ये भी कर लेते हैं, ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट सल्फेट, इसका फॉर्मूला लिखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। कोबाल्ट है मेरा, कोबाल्ट के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा है, ट्रिस इथेनामीन, इथेन 1,2-डायमीन। तो ये इथेन जिसके 1 पोजीशन पे, पहले तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है, डायमीन, इधर एक NH2 है जो बॉन्ड बना रहा है इधर N के साथ, क्योंकि गुड लिगेंड है जो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है कोबाल्ट को। यहाँ पे भी सेम, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, CH2 CH2 NH2, यहाँ से भी NH2 NH हो जाएगा, बेसिकली 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक कर दो, यहाँ पे भी ठीक कर दो,
और एक यहाँ पे आ जाएगा CH2N, एक H क्यों रह गया, एक इधर बॉन्ड बना दिया NH। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आ गई कोबाल्ट के साथ ऑक्टाहेड्रल। अब इस पे चार्ज है +2, ठीक है, और साथ में है सल्फेट। इस पे चार्ज है +2 या +3, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। कोबाल्ट 3 है, सॉरी, तो कोबाल्ट पे चार्ज है +3, सल्फेट पे चार्ज है -2। तो जब भी फॉर्मूला लिखेंगे हमें पता है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कि टोटल चार्ज मेरा बैलेंस हो जाए। तो +3 और ये है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 2 लेने पड़ेंगे, 2 आयन, ताकि +3 इंटू +3 +3 + +3 यानी कि +6, 2 + 3 हो गए, ठीक है। सल्फेट लेने पड़ेंगे आपको 3 ताकि -6 चार्ज हो जाए। 2 + 3 मतलब +6 चार्ज, -2 इंटू 3 -6 चार्ज। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव हो गया और आपका कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो ये वाली आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, ये लो, ठीक है, ये देखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आई, सॉर्टेड। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन भी हम बता देते हैं। कोबाल्ट +3 फॉर्म में है और इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन, आई मीन इतनी बातें हमें पता चल गई तो हमारे लिए सब सॉर्टेड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। तो ये मेरा डी ब्लॉक 1 2 3 4 5, आई मीन डी ऑर्बिटल, D3D बेसिकली। उसके बाद आता है 4s, उसके बाद आता है 4p, है ना, एक मिनट, हाँ जी। तो अभी यहाँ पे देखो 3D, कोबाल्ट +3 मतलब D कितना हो गया, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है D7 एंड S2, 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 S से गए, एक यहाँ से गया, यानी कि D6 बचा वो, ठीक है, D6। और क्योंकि ये अटैच है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, तो यहाँ पे होती है क्या, पेयरिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है। अब देखो इस कोबाल्ट को खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसको 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के साथ, जो मेरे 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने के लिए, जो कि है 2 तो D के, 1 S का और 3 P के, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, D2sp3, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। दिखा देती हूँ, दिख रहा है, क्लियर है, सॉर्टेड है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़े। आई थिंक आपको पता है, हम रिवाइज कर रहे हैं तो और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और जल्दी जल्दी करते हैं इस बार, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज T2G-Eg1। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आएंगे। इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन? तो T2G में तो है 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते, उसके साथ अटैच होते, तो यहीं पे पेयरिंग हो जाती। पेयरिंग नहीं हुई, मतलब जो भी लिगेंड अटैच है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है हाई स्पिन। मैं यहाँ पे बात करूं, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, हाई स्पिन। अब उसके बाद ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स। इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से दिखाना है। सबसे पहले जब भी मेरा ये, अगर मैं कोई भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करूं, सबसे पहले मेरा मेटल आयन होता है जिसमें बॉन्ड बनानी है, ठीक है। तो ये मेरा डी ऑर्बिटल था, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, और एनर्जी कंपैरेटिवली कम थी। अब हमें इसको बॉन्ड बनाने में यूज करना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसकी एनर्जी क्रिस्टल फील्ड की वजह से थोड़ी सी बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें पता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी के डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिनकी एनर्जी सबकी सेम नहीं होती। इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, और वो क्या होता है, T2G एंड Eg। T2G कौन कौन से ऑर्बिटल हैं आपको भी पता है, डी के, dxy, dyz, dzx, ठीक है।
और ये दोनों कौन से हैं जो एक्सिस पे बनते हैं, dz² और dx² माइनस y²। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। मैं साइड में हट जाऊं, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज भी कर देती हूँ। पहले पार्ट का आंसर था ये। डन। चलो अब बताओ, सारे के सारे अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, किस किस ने सारे आंसर सही दिए हैं? ठीक है, किस किस ने सारे आंसर सही दिए हैं? सब सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ेंगे, और ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन द टाइटेनियम 2 एंड टाइटेनियम 3। ऐसा क्यों है? अगेन बहुत सिंपल है, एक नंबर पूरा मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, सॉर्ट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम दो एजी मैम को, धीरे धीरे आई विल बी वेरी यूज टू द स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि बहुत टाइम से स्मार्ट बोर्ड पे भी क्लासेस नहीं ले रही थी, और हर एक पॉड पे स्मार्ट बोर्ड का अलग फंक्शन होता है, अलग तरीके से काम करता है। तो इसीलिए गुफ अप समझ के, मतलब मजे, आई मीन एंजॉय करो, दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। और उसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, वो होता है 3d2 4s2, है ना। अब टाइटेनियम 4 ज्यादा क्यों स्टेबल है? क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी टाइटेनियम 4 के साथ, वो एक बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वो नोबल गैस को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा 2 या 3 से। बहुत आसान है। अगले वाले पार्ट पे बढ़ते हैं, बी वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। बी वाला पार्ट कह रहा है in case of a transition element, ions of the same charge in a given series shows progressive decrease in radius with increasing atomic number। मान लो मैं स्कैंडियम से लेके जिंक पे जा रही हूँ, ठीक है, और सेम आयन की बात कर रहे हैं +2 या +3, इसके ऊपर भी +2 चार्ज, टाइटेनियम के ऊपर भी +2 चार्ज, मैंगनीज के ऊपर भी धीरे धीरे +2 चार्ज, फाइनली जिंक के ऊपर भी +2 चार्ज, यानी कि आयोनिक रेडियस के बारे में उसको बात करना। ठीक है, किस बारे में बात करना है? आयोनिक रेडियस के बारे में बात करना। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे आयोनिक रेडियस कम होता चला जाता है। क्यों होता है? बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? d ऑर्बिटल में, हाँ कि नहीं? d1, d2, d3, d4, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो d में जाते हैं, है ना, और उसके बाहर है s वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 शेल है, यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3d के इलेक्ट्रॉन है। अब 3d की जो शील्डिंग जो प्रोवाइड होती है वो बहुत ही पुअर होती है, हाँ कि नहीं? जल्दी से बताओ, हाँ कि नहीं? बहुत ही पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो जितने भी आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन, चाहे मैं आयनिक फॉर्म में बोलूं, जब इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं वो बहुत ही एक पुअर किसका काम कर रहा है? शील्ड का काम कर रहा है। तो जो मेरा न्यूक्लियस है उस पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, और वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा साइज उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो एक अच्छा शील्ड नहीं कर पाता d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं तो साइज बढ़ेगा नहीं बल्कि कम ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज तो बढ़ रहा है ना, वो तो अट्रैक्ट करता रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, दिस कुड बी द रीजन। ये तो सिंपल था, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, मतलब इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं लगेगी, ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करते हैं। जिंक इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर मैं इनको एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करूं, सबसे पहले क्रोमियम आता है, फिर आता है मेरा आयरन, फिर आता है जिंक। तो जिंक सॉफ्ट क्यों है बच्चा लोग? आई थिंक आप समझ गए। जिंक की जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो वो होती है 3d10 4s2। ये एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस केस में जो जिंक मेटल जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सॉफ्टनेस और हार्डनेस डिपेंड करती है किस पे? उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो एटम हार्ड होगा, वीक है तो वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में बहुत स्टेबल है। वो दूसरे जिंक के साथ कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन तो पड़े नहीं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पड़े नहीं कि उनको पेयर अप करने की कोशिश करे और स्टेबलाइज हो जाए या और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़े। तो इनके बीच की ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और एक तरीके से मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ
कि वो जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा ना वो भी कम है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी जो होगा वो है कम, लेस। और वो कम क्यों है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इस सॉलिड स्टेट में एक एटम को फ्री करने के लिए, गैसियस स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो बहुत कम चाहिए ऑब्वियसली, तो इस वजह से वो सॉफ्ट है मेटल। ठीक है, वो सॉफ्ट है एज कंपेयर टू मेरा आयरन, एज कंपेयर टू क्रोमियम। क्रोमियम तो कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड है बल्कि। ठीक है, समझ में आई बात? कोई ऐसी नई टर्म तो नहीं लगी ना? बहुत सिंपल है, ऐसे कोई डरने की बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 स्लाइड मेरे को क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मिली थी, मैंने एक जगह कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। थोड़ा पानी वानी पिए, सॉल्व करो। Alright everyone, come on, let's try to solve this. An alkene A has a molecular formula C5H10, 5 कार्बन का एल्कीन है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी बताओ कौन से टॉपिक से है। On ozonolysis gives a mixture of 2 compound A and B, B and C। A था C5H10, ये मुझे फिगर आउट करना है क्या होगा। इसका ओजोनोलाइसिस किया, B और C मिला। इंफॉर्मेशन गिवन है बी के बारे में कि वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। जो फेलिंग टेस्ट देता है मतलब वो होता है एल्डिहाइड। सॉल्व करना शुरू करो, मुझे बताओ क्या क्या रिस्पॉन्स आएगा। हाँ जी, यस कर रहे हो सॉल्व। ये जिसने सॉल्व कर दिया उसको मतलब सलामी। आसान है बट टाइमली सॉल्व करना भी जरूरी है। उसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? उसके अलावा आइडोफॉर्म भी बनाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि वो जो बी बनेगा ओजोनोलाइसिस से उसकी क्या प्रॉपर्टी है। आइडोफॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, वो प्रेजेंट है। अगर मैं फेलिंग टेस्ट की बात करूं वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए एक तरफ तो हाइड्रोजन ही होना चाहिए और इधर ये होना बहुत जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी मुझे हिंट लग रहा है कि ये हो सकता है कुछ। अब अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे गिवन है कि जो सी कंपाउंड है दैट डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट नहीं देता मतलब एल्डिहाइड नहीं है, हो सकता है ये कीटोन हो, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है कीटोन हो। ठीक है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब ये वाला ग्रुप जरूरी है कि CO ग्रुप के साथ मेरा CH3 अटैच हो। इधर मुझे नहीं पता तो मैं इधर R मान लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे को कॉन्फ़िगरेशन मिल गई BC की, कुछ ऐसे हो सकती है। अब A पता चल गया, इन सब से तो बहुत आसान हो जाएगा। अब A क्या हो सकता है बच्चा लोग, हम यहाँ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 तो फिक्स है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के देखूं कि जब ये टूटता है ओजोनोलाइसिस की वजह से तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बन गया। यहाँ से जब ओजोनोलाइसिस होगा तो उसकी वजह से ये बनेगा C which is CH3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि ओजोनोलाइसिस में अगर ये वाला होता एल्कीन तो ये टूटता, ये एल्डिहाइड बन जाता CH2 CH3, बट एल्डिहाइड तो है ही नहीं, वो कीटोन है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि कीटोन बने, यानी कि यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं अटैच, इस तरीके से अटैच है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अब देखो, अब जब ये टूटेगा, कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना है, उसके पास जगह है बस ऑक्सीजन को लगने के लिए, तो इस वजह से जो दूसरा बॉन्ड बना टूट के वो बना C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मेरा फेलिंग टेस्ट, अगर मैं बात करूं फेलिंग टेस्ट की बात करूं तो वो नहीं देता, सॉरी। और अगर मैं बात करूं आइडोफॉर्म टेस्ट तो वो देता है। 3 कार्बन यहाँ पे यूज हो गए, 2 कार्बन यहाँ पे, एक एल्डिहाइड होना था, एक कीटोन होना था, और ये वाला हो गया मेरा A। ये A है, ये है मेरा B, ये है मेरा C। ठीक है, A B C। तरीका समझ में आया? इससे कर लो, आसानी से हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस ओजोन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेरा पूरा प्रोसेस हो गया। कोई दिक्कत परेशानी छोटू मैम?
देख लो, ठीक है, बढ़िया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंसर मिलेगा तो घबराने की वैसे ही कोई बात नहीं है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से, आई थिंक समझ में आ रहा है, सरफेस केमिस्ट्री? नहीं, बताओ मुझे चैट में। अब इतना भी नहीं पता तो बस मैं अब क्या ही बोलूं। क्वेश्चन करते हैं ये। ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 3 नंबर का है, आसानी से मिल जाएंगे 3 नंबर इसमें। विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर? बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या है? एक सोल लिया हुआ है, इसमें देखो लिखा हुआ है सोल पार्टिकल। यहाँ पे एनोड कैथोड यूज किया है, मतलब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज किया है। पानी, यहाँ पे पानी लिया हुआ है और इसके अंदर मेरा वाटर इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट है जो निकल रहा है। तो इस प्रोसेस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। मुझे नाम दिख रहे हैं, वैसे बहुत सारे बच्चों ने नाम देना शुरू भी कर दिया। इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का नॉर्मल नाम होता है प्रोसेस का इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं डायलिसिस होता क्या है बच्चा लोग, डायलिसिस किडनी का होता है ना। लोगों की जब किडनी खराब हो जाती है, किडनी का काम क्या है, जितने भी टॉक्सिन है उसको हमारे ब्लड से निकाल देना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट भी आ गया उसको निकाल देना। सेम, मान लो मेरे पास सोल पार्टिकल्स है, सोल सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है एक्सेस में, और वो हमें नहीं चाहिए, वो एक इम्प्योरिटी का काम कर रहे हैं, मुझे निकालने हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कैथोड एनोड लगाया तो जितना भी एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है ना वो पानी में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आयंस है ऑब्वियसली मूव कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पे सोल बच गया, जितने भी वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है वो आने शुरू हो गए। कैसे? क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, इससे आयंस का फ्लो आसानी से हो सकता है। जितने भी नेगेटिव आयन थे वो एनोड की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव थे वो कैथोड की तरफ, यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर आ गए, क्योंकि यही मैंने प्लेटिंग की हुई थी एनोड और कैथोड की। तो इस पानी के अंदर अब इलेक्ट्रोलाइट आ गया और ये जो सोल है ये प्योरीफाई हो गया। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। सोल जो था सोल पार्टिकल, उनको प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस? मैंने बता दिया, जो मेरे सोल पार्टिकल है उनको प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। Can the same process occur without applying electric field? Why is the electric field applied? तो देखो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अगर आप ये सिंपल भी लोगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया, सोल डाला, पानी लिया, पार्टिकल जाएंगे इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर, फिर बहुत स्लो होगा। ये जो प्रोसेस ऑफ डायलिसिस है बहुत स्लो होता है। तो हो सकता है बट बहुत स्लो होगा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ताकि आयंस को आसानी से जल्दी से निकाल सकें, ठीक है। इसीलिए दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहीं ना कहीं जरूरी है ना, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, राइट, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। तो समझ गए, सिंपल था ये। तो मुझे लगता है 2 मिनट में ही हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करने में, तो या लगेंगे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम का साइन बना हुआ है अनुभा_AG_, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। You guys can follow me, definitely know more about chemistry, my own life, Vedantu. So ये है उसका इलाज, अनुभा_AG_, you guys can follow me. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलो करते हैं। What happens when रिएक्शन करनी है हमें कुछ। रिएक्शन करने में मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है। इस बार मैं यहाँ से शुरू करूंगी। द एक्चुअल रीजन इज, मैं क्यों इस कोने में नहीं जा रही, इस कोने में जाऊंगी तो गिरूंगी, बताया था ना, सोफे की गद्दी लगाई हुई है यहाँ पे। ओके चलो, N-ethyl इथेनमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन पूरा करना है। N पे इथाइल है और इथेन अमीन है। N पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथेन अमीन, और ये जो अमीन है इथेन अमीन है, ठीक है, ये हो गया NH। अब इसको किससे रिएक्ट कराना है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड SOCl, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, ये HCl को लेके जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे N पोजीशन से। ऐसे भी बोल सकते हो, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोडेफिशिएंट इस पे अटैक करेगा और ये Cl के इलेक्ट्रॉन
आई मीन ऐसा ग्रुप जो लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, उसको फैसिलिटेट कर देगा निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया, क्या बना, CH3 CH2 N CH2 CH3, ये इससे जुड़ गया SO। ठीक है, ये बन गया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले वाली स्लाइड पे आ जाती हूं मैं। हाँ जी, अगला वाला है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है भैया, पेन ले लेते हैं फिर से। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन है अमोनिया फॉलोड बाय क्लोरो मीथेन। तो ऑब्वियसली ये पता है, अमोनियलाइसिस करोगे क्या बनेगा, बेटर लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये जुड़ गया CH2 NH2। इसके बाद इसको रिएक्ट कराया है क्लोरो मीथेन से। बताओ क्या बनेगा। ये तो सब कुछ सिंपल है, बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये बन गया CH2 NH2। अब ये देखो क्या हो जाएगा, CH3Cl। क्लोरोमीथेन से मैंने रिएक्ट कराया, आई थिंक आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इस पे अटैक करेगा, Cl बाहर, और फिर ये बन जाएगा CH2NH। Cl को चाहिए ना, नेगेटिव है, H आयन को लेके जाएगा, NHCH3। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। बना कि नहीं, सिंपल था ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो एक रिएक्शन है, अगर आपको याद हो। इस रिएक्शन का नाम बताओ मुझे चैट में, और जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, जो बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर देना। एनिलीन, aniline reacts with chloroform CHCl3 in the presence of alcoholic KOH। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, कार्बाइलअमीन रिएक्शन है ना, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। OH यहाँ इससे रिएक्ट करता है, H आयन को लेके जाता है, CCl3 बचता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक और क्लोरीन निकल जाता है, और यहाँ पे CCl2, क्लोरोकार्बीन बनेगा। क्लोरोकार्बीन है जो उस पे अटैक करता है, आके जुड़ता है, और फाइनल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। एन, बताओ जरा क्या होगा इसमें। एनिलीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। कार्बाइलअमीन रिएक्शन, हिंट भी दे दिया आपको। बहुत सारे लोग आंसर दे भी रहे हैं कि मैम फाइनल प्रोडक्ट हमें पता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, वो जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। ठीक है, वो जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। इसमें कोई दिक्कत, ये जो ग्रुप था ये N ट्रिपल बॉन्ड C ये बना लेगा। NH2 था ना, वो कार्बाइल के रिएक्शन से वो वहां पे अटैक कर रहा था, और फाइनल मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, यस, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। राइट, समझ में आया ये, क्योंकि ये तो आना ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत की बात इसलिए नहीं है, आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, और जितने भी नेम रिएक्शन है उसमें से किसी भी रिएक्शन को आपको मिस नहीं करना है। नेम रिएक्शंस आर काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेम रिएक्शंस को मिस नहीं करना है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो बहुत सिंपल है, आसानी से कर लोगे। चलो बताओ, N ग्रुप पे क्या जुड़ा है, हिंट दे दिया, N पे एक मिथाइल एक इथाइल, तो क्या है ये नाम, N। जल्दी से बताओ, रास खोले, 1 2 3, ये नाम हो जाएगा इसका, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसका नाम बताओ, N इथाइल मिथाइल अमीन, है ना। ओके, इसका नाम गायब कैसे हो सकता है, हाँ, N इथाइल N मिथाइल अमीन, एनिलीन, सॉरी। NH2 क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है वो एनिलीन है। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर से हम क्या कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये था ना, एक तरफ ये जुड़ा हुआ था,
एक तरफ ये जुड़ा हुआ था, तो N पे एक इथाइल है, एक मिथाइल है, E पहले आता है, M बाद में आता है, N इथाइल N मिथाइल। ये वाला ग्रुप अमीन है लेकिन कौन सा है, एनिलीन से बन गया है, तो एनिलीन रहेगा नाम में, ठीक है, एनिलीन का डेरिवेटिव है। ऑल राइट, ये वाला करते हैं, ये भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और में है तो आपको इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें स्टैनस HCl डालोगे, जब स्टैनम और HCl रिडक्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। इसके बाद ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, तो क्या करो, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। उसके बाद NaNO2HCl, ये इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, बन गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। अच्छा, ये मेटा पोजीशन पे ड्रॉ कर दिया गलती से। हाँ, अब हमने डाला है HbF4, ये बहुत फेमस रिएक्शन है कुछ डाइजोनियम सॉल्ट से डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की। ये फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, चला जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी, बेसिक्स क्लियर है तो ये तो आसानी से हो जाएगा, राइट। दिस विल बी द आंसर, है ना। तो कोई ऐसे बच्चे भी है क्या जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया था ये सैंपल पेपर, और जो पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे अभी बताओ चैट में कि हाँ मैम पहली बार कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ गलतियां भी पता चल रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी उस फ्लो में एकदम अच्छे से आने में धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई एम डूइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो धीरे धीरे वो ईजनेस आपको फील होने लगेगी, तो उस बात की कोई चिंता मत करो, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, राइट। चलो आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसका मैथ्स जिसको आता है अच्छे से ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। करें क्या, कर लेते हैं। कौन से चैप्टर का है पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Represent the cell in which the following reaction takes place. The value of E0 for the cell is given. What is the value of E cell? EMF निकालना है सेल का, बहुत सिंपल है ये तो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आयोन्स को एनोड से कैथोड पे शिफ्ट करने में हेल्प कर रही है। तो फॉर्मूला पता ही है, ई सेल का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉग ऑफ बेस 10 एनोड का कंसंट्रेशन जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड का कंसंट्रेशन जिसपे रिडक्शन होता है। बस ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ई नॉट का वैल्यू गिवन है हमें, कितना है 1.260। ये n की वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे, कैसे, कितने आयॉन्स ट्रांसफर हुए इस प्रोसेस में, और याद रखना प्रोसेस बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम देखते हैं, एल्यूमिनियम से बना एल्यूमिनियम आयन, और एक एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन को बनाने में उसको 3 इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करना पड़ा। यहाँ पे है 2 एल्यूमिनियम, एक को 3 निकालने पड़े, 2 कितने निकालेंगे 6। इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और 6 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए थे, कैडमियम को। एक पे 2 पॉजिटिव है, 3 पे 6 पॉजिटिव, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 6। ठीक है, लॉग ऑफ एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन बना, कितना है उसका कंसंट्रेशन 0.01, गलती कर देते हैं बस 0.01 लिखेंगे। कितने आयन बने, 2, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है वो उसका पावर बन जाती है, क्योंकि सिर्फ 0.01 नहीं ना, उसका स्क्वायर है, इतना टाइम है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैथोड की अगर मैं बात करूं 0.1, उसका कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, आई मीन 3 का पावर, तो 0.1 का 3 पावर। अब इसको सॉल्व करो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा और मैं इधर कर देती हूँ। फाइनल आंसर आप मुझे बताओगे, मैम मैथ्स नहीं करेगी, आप लोगों को सॉल्व करना है एग्जाम में। 0.0591 बाय 6, ये हो गया लॉग 0.01 इंटू 0.01, 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -3,
ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ 10 टू पावर -1 और ये बन गया 10 टू पावर -3, कैंसिल हो गया 10 टू पावर -1। इसको लॉग को सॉल्व करो, लॉग का पावर 10 होता है 1, -1 पावर आगे आएगी, ये बन जाएगा प्लस 0.591 डिवाइडेड बाय 6। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कर सकते हो आसानी से। 0.591 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा? 0.09 है ना। बस और हेल्प कर देती हूँ मैं आपकी, 1.260 प्लस 0.09, राइट। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते ही ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 0.009, राइट। अब इसको ऐड करो, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि एकदम आपको सॉर्टेड एंड टू एंड आंसर चाहिए। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई मैं क्या करूं, तो स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, इतना मैं आप पे छोड़ती हूँ, आंसर बताते जाओ। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर डालोगे, मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि आप भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हो और आप लोग अनुभा मैम के साथ, एजी मैम के साथ फुल सपोर्ट के लिए खड़े हो, ठीक है। तो मुझे भी उतना ही हौसला, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, राइट। वंडरफुल, तो बस सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सवाल था। कुछ क्वेश्चन एकदम जैसे हलवा टाइप में आते हैं। 0.009 था भाई, एक बार देख लेना कहीं पे कुछ गलती की है क्या। हाँ वो तो अब चला गया, 0.009 आएगा, सॉल्व कर लेना। हो सकता है थोड़ा मैथ्स करने में उसको यहाँ पे मैंने गलती कर दी हो। हाँ 0.009 सही बोल रहे हैं, 0.009 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन। इसके बाद 3 मार्क्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 मार्क्स वाला सेक्शन बचेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, why are fluorides of transition metals more stable in their higher oxidation state as compared to lower oxidation state। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड्स बनाती हूँ, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका फ्लोराइड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी ना ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो ज्यादा पॉजिटिव होती है, मोर पॉजिटिव। रीजन क्यों है? जब वो मोर पॉजिटिव के साथ फ्लोराइड बनाएगा तो उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो उसको ज्यादा फेवर करेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज उतना कम है और वो उतना अच्छे से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज ऑल्सो स्मॉल साइज एटम। तो उसके लिए फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसको स्मॉल साइज चाहिए, मोर पॉजिटिव चार्ज, जिससे जो बॉन्ड बनेगा विल हैव हाईएस्ट, आई मीन हाई बॉन्ड एंथैल्पी, जो फेवर करेगा, ठीक है। Yes. So that is the one that you can answer. Sorted है, एकदम बढ़िया है। जितना ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि उतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है उसको तोड़ने में, यानी कि उतना ज्यादा स्टेबल है वो सब्सटेंस, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है, which one of the following would feel attraction when placed in magnetic field। Obviously जो पैरामैग्नेटिक होंगे, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फील करेंगे अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं, ये है D7, ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एजी मैम यहाँ पे भी, एंड एजी मैम इज पॉजिटिव आल्सो, आप सबके साथ होके, यस आई एम फीलिंग पॉजिटिव। कॉपर फैमिली से बिलोंग करता है, कॉपर के बाद जो सिल्वर आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4D10 और 5s कितना होता है, 4D10 5s1, एक इलेक्ट्रॉन गया इससे 4D10 बचा। अब उसके अलावा टाइटेनियम पे है +4, 22 एटॉमिक नंबर, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, ठीक है। तो ये फुली फिल्ड है, ये भी फुली फिल्ड है। जिंक +2, जिंक था D10S2, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये है D10, इसका भी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपके पास आंसर एकदम सही सामने है, आंसर है ये। किसी और का कोई और आंसर तो नहीं आ रहा, इसी के पास बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, आंसर सही किया, 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर आपकी झोली में। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर दूं, डन, सॉर्टेड। आप चाहो तो कभी भी रिप्ले भी देख सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रिप्ले के नाम पे। चलो इरेज करेंगे, आगे बढ़ते हैं। It has been observed that first ionization energy of 5D series are higher than of 3D 4D। पहले आता है 3D, फिर आता है 4D, फिर आ रहा है 5D, ठीक है। जब आप इस सीरीज में नीचे मूव करते हो तो बोल रहा है
जब साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, राइट? बट इसकी अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं वो ज्यादा क्यों होती है? आई थिंक आपको रीजन बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। 5D में पहुंचने के लिए उससे पहले 3D में भी इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, 4D में भी इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, और D का होता है बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि इस वाले केस के अंदर 5D के अंदर इधर फिर लास्ट में 6s में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, 5D मान लो यहाँ है, तो यहाँ पे 3D 4D जो है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो वो बाकी के इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से बाइंड करके रखती है। साइज पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, साइज छोटा ही होता है, और अगर जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट and better effective nuclear charge that nucleus is applying to the last shell. इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट किया तो निकलना बहुत आसान है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर? थम्स अप दे दो, फायर इमोजी, फायर के साथ साथ ये वाला 3 नंबर के क्वेश्चन पूरे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट तो इस बार बहुत आसान आया है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, ऑर्गेनिक भी ठीक ही है ना? 1-2 क्वेश्चन कुछ होंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, ये तीनों क्वेश्चन कर लिए, एंड ले इसके अंदर और भी है कि अगर वो समझना है, ठीक है, तो और कर लेगा, और है ये वाला क्वेश्चन, और कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है? ओके, मैं अपना चश्मा कहीं तो भी भूल गई हूँ, आई होप मिल जाए। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई मैंगनीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम? ये है, फिर से पेन ले लो भाई, पेन ले लो। ये है मेरा क्रोमियम, ये है मेरा मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज का लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसका जो डी है कंप्लीटली फिल्ड है, 1-2 आई मीन हाफ फिल्ड है ना? तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि मेटल अकेली एक तो प्रेजेंट नहीं होती, ऐसी बहुत सारी मैंगनीज की मेटल बहुत साइड में प्रेजेंट होगी। तो क्योंकि जब ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है तो दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे एलिमेंट नहीं दूसरे एटम के साथ उतना अच्छे से अटैच नहीं होगा। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में, जो मेटालिक बॉन्ड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होता है, राइट? ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज। क्रोमियम का तो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि क्रोमियम के अंदर वो बाकी के क्रोमियम एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं एज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के हाई मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू मैंगनीज। मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है क्रोमियम में मैंगनीज के कंपैरिजन में। तो वीकर बॉन्ड है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, आसानी से ओवरकम किया जा सकता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Why do transition metal of 3D series have lower melting point as compared to 4D? तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड है कि जब मैं 3D की बात करूं और 4D की बात करूं, कह रहे 3D का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस है, इसका मोर है। तो इसके कहीं ना कहीं रीजन क्या होता है? 4D की अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? इसमें मेटल और मेटल के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है 4D में 3D के कंपैरिजन में। तो जहां पे ये 4D का एक एटम दूसरा एटम ये वाला एडजेसेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा, बहुत बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आपको पता है D बढ़ रहा है तो जो लास्ट शेल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअली काफी ज्यादा है, तो इस वजह से ये आपस में इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन की इसके पॉजिटिव के साथ, इन इलेक्ट्रॉन की इसके पॉजिटिव के साथ आपस में। तो ये रीजन हो सकता है इसके पीछे, हो सकता है क्या यही लिखना है आप लोगों को। चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई नेम ऑफ द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब पहली ट्रांजिशन सीरीज 3D वाली होती है, दूसरी 4D और लास्ट वाली 5D, और वो मेरी सीरीज है ये वाली। ये पहली थर्ड ट्रांजिशन आई मीन 3D है, ये 4D है, 5D है, दिख ही रहा है टंगस्टन का। ऑब्वियसली सेम फैमिली है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो ये वाली जो फैमिली है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। टंगस्टन आपको पता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी टंगस्टन एटम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड कर रहे हैं,
तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा है। बॉन्ड एंथैल्पी नहीं बोलूंगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकती हूँ। अलग करने के लिए एक भी एटम को बहुत एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। तो बस सॉर्टेड है, क्लियर है, तीनों हमने इसके पार्ट सॉल्व कर लिए, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। हाँ जी, अब मेरे पास फाइनल वाला सेक्शन बाकी है। फाइनल सेक्शन बाकी है मतलब सेक्शन सी बाकी है। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, केस बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे अपना स्कोर अपडेट करते जाओ। 30 नंबर का पेपर हमने कर लिया है। 30 में से आपको क्या लगता है, ऑनेस्टली बताओ, आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं चाहती हूँ आप सही आंसर करें, तो एग्जाम में कोई ऐसा कुछ और अलग नहीं हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहें, आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। ऐसे मैं भी बहुत ऑनेस्ट हूँ कि हाँ भैया मुझे पता है, ऐसा कुछ मैजिक नहीं हो जाएगा, डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है ना इंसान में। तो बस हाँ ठीक है, बस प्रैक्टिस, मेहनत करते रहो। पूरा पैराग्राफ दिया है, मैं पढ़ नहीं रही, मैं आपको बेसिक आइडिया बता देती हूँ। आर देयर न्यूक्लियर रिएक्शन गोइंग ऑन इन आवर बॉडीज ऑल्सो? हमारी बॉडी में भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है। न्यूक्लियर रिएक्शन किसकी वजह से होती है? बेसिकली कुछ ऐसे एटम के न्यूक्लियस होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा हो ना, 1 से ज्यादा हो, 1.5 2, वो अनस्टेबल होते हैं, वो टूट जाते हैं, डीके करते हैं, और इन रिएक्शंस को ये आई मीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के अंदर भी, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में भी होती है। तो उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन का रेशियो 1:1 है तो वो स्मॉल न्यूक्लिया है, स्टेबल है, लेकिन न्यूट्रॉन जब ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो ही वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता चला जाता है, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन थी, ठीक है। अब मैं सीधा क्वेश्चन करने पे बिलीव करती हूँ, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती इससे ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा और टाइम लूं मैं आपका, ठीक है। मुझे पता है आप लोग भी बड़े बिजी इंसान हो। हाँ जी। Why is carbon 14 radioactive while carbon 12 is not? तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है और हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है। कैसे? जो भी आप कार्बन खाते हो 98.9% तो C12 भी होता है, बट थोड़ा सा उसका जो अमाउंट है C14 भी है। आपने खाया, आपके अंदर है, हमने CO2 निकाली, प्लांट्स ने उसको यूज किया फूड बनाने में, उनके अंदर भी है। तो पूरा का पूरा जो साइकिल है ना, इसमें कार्बन भी इन्वॉल्व है। तो और उसका जो है हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी उनकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। नाइट्रोजन का भी 14 होता है ना मास, तो अपने आप को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते रहते हैं। और जब भी जिसको कार्बन चाहिए, सोचो किसी केमिकल रिएक्शन उसको नाइट्रोजन मिल जाए, तो वो तो होगा ना कि भैया क्या हो गया बॉडी के अंदर, बट वो बहुत रेयरली इवेंट्स होते हैं और हमारी बॉडी इतने स्मॉल चेंजेस को अपने आप अडैप्ट करके उसको निकाल देती है, ठीक है। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो की बात करूं, ये नंबर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम। मुझे पता है प्रोटॉन तो 6 होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, गिवन भी है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो इसका अगर आप रेशियो निकालोगे, निकाल सकते हो, आप देख लो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 6:6, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे तो रेशियो आया 1:1, तो ये तो स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, बट ये रेडियो एक्टिव होगा। 6 से डिवाइड कर लो दोनों को, 1, ये आया 1 पॉइंट समथिंग, 6, 1, 2 बचा 0, 3 पॉइंट समथिंग, है ना। कुछ गलत तो नहीं किया? 1 पे गया 6, 2 बचे, 0 लगाया, हाँ 1.3 समथिंग। तो हाँ, अब इससे देख लो कोई और गलती तो नहीं की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो हमने सही निकाला है। हाँ, कुछ गलती है तो प्लीज बता दो, राइट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, ये रेडियो एक्टिव क्यों बता दिया, मैंने आपको बता दिया क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। Researchers have uncovered the youngest known dinosaur bone dating around 65 million years ago. Oh my god. How was the age of this fossil estimated? जैसे मैंने अभी बता ही दिया कि हमारी बॉडी में और ये एनिमल्स की बॉडी में भी कार्बन 14 है, जिसका डीके थोड़ा बहुत होता रहता है प्रोसेस के अंदर हमारे डे टू डे लाइफ में भी, बट वो ओवरकम हो जाता है क्योंकि हम फूड तो खाना छोड़ेंगे नहीं, तो हमारी बॉडी में वो कार्बन 14 कहीं ना कहीं से आता जा रहा है, तो कुछ नहीं होता, अमाउंट सेम रहता है। लेकिन जब इंसान मर गया, डायनासोर मर गए, तो C14 का इंटेक तो हो नहीं रहा, सिर्फ डिसइंटीग्रेशन हो रहा है बॉडी में,
तो बॉडी डिसइंटीग्रेट करे, कार्बन 14 पे डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इनिशियली बॉडी में इतना अप्रोक्सीमेटली होता है, डिके करके इतना बचा है, तो हो सकता है इतने साल लगे होंगे उसको डिके करने में। तो इट्स लाइक कार्बन डेटिंग, इस प्रोसेस का नाम है कार्बन डेटिंग। जो कार्बन डेट कर रहा है, हाँ यही बोला जाता है उसको, ठीक है, कार्बन डेटिंग। सी वाला पार्ट में मेरे को और वाला ऑप्शन भी मिला है, इसमें से एक मैं करूंगी, एक आप लोगों को करना है एज अ होमवर्क, मुझे आंसर अपडेट जरूर कर देना, ठीक है। तो ये है विच आर द टू मोस्ट, अच्छा सी वाला पार्ट तो हम कर लेते हैं, डी में ऑप्शन है विच आर द टू मोस्ट कॉमन रेडियोएक्टिव डीके हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी। आई थिंक इसका मैंने आपको आइडिया ऑलरेडी दे दिया है, और वो एक है कार्बन 14 जो बार बार अपने आप को नाइट्रोजन में, क्योंकि वो स्टेबल है, कन्वर्ट करता रहता है। पोटेशियम 40 वो भी रेडियो एक्टिव है, कैल्शियम फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। ये बहुत कॉमन है, ये हमारी बॉडी में होते रहते हैं, बट बहुत मेजर चेंजेस नहीं लेके आते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। डी वाला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर 10,320 ईयर्स। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा मेहनत। पहली बात तो ये जो प्रोसेस होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की प्रोसेस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्वेश्चन मेरा केमिकल काइनेटिक्स का ही है, तो सीधा है, हमें क्या करना है, 20 ग्राम ऑफ कार्बन, ये मेरा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन लगानी है कि अगर मुझे टाइम बताना है, टाइम वैसे गिवन है, और हमें क्या बताना है, हाउ मच कार्बन हैज रिमेन्ड, तो उसका पूरा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है प्लीज मुझे बताओ, अपडेट करो, मैं वेट कर रही हूँ आपके फॉर्मूला बताने का, ठीक है। जल्दी से मुझे फॉर्मूला, जल्दी 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 सॉल्व करेंगे उसको। फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाँ पूरा फॉर्मूला में बस मेरे को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं टाइम निकालने का, तो टाइम निकालने का 2.303 ये होता है डिवाइडेड बाय के वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई कर लेंगे, यही हमने यहाँ पे किया है। टाइम निकालने फर्स्ट ऑर्डर में, सही बता रहे थे, 2.303 डिवाइडेड बाय के विच इज अ कांस्टेंट लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन और आफ्टर टाइम टी। ये वाला प्रोसेस है। के की वैल्यू आप आसानी से, ये मेरे को गिवन है विच इज 10,320 ईयर्स, और ये कैसे निकालोगे, के की वैल्यू जो कि मेरा कांस्टेंट है, ये हाफ लाइफ से निकाल सकते हो। हाफ लाइफ ऑलरेडी गिवन है, पूरा पैसेज पढ़ोगे उसमें गिवन है, क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, आई मीन डिवाइडेड बाय टी, जो टाइम है हाफ लाइफ का। तो हम लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय टी, हाफ, उस प्रोसेस को हाफ होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और वो मुझे गिवन है 6000, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी 6000, ठीक है। फिर लॉग ऑफ गिवन, मेरे को पता है कि गिवन अमाउंट कितना था 20, और ये निकालना है मुझे टी टाइम के बाद। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 10,320 0.693 divided by 2.303 into 6000 is equal to log 20 upon CT, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.517, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 0.517 की वैल्यू एंटी लॉग में गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बस अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। दोनों साइड इसको सॉल्व करोगे, फिर दोनों साइड एंटी लॉग लगा लो, और एंटी लॉग को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो बस पहले इतना प्रोसेस करो, ये सवाल हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करो, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको पूरी वैल्यू निकाला 3.29, एंटी लॉग 0.517 की वैल्यू गिवन थी, उसमें अप्लाई कर दिया। तो बस इसमें अप्लाई करना है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस कैन डू दैट, क्योंकि कैलकुलेशन मैं नहीं करके आऊंगी एग्जाम में, आप लोगों को ही करनी है, राइट। तो प्लीज सवाल को अच्छे से सॉल्व करो, और ये हो जाएगा, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके इस और वाले पार्ट की, तो एक बार ट्राई करना, ये भी आसानी से हो जाएगा। हाउ ओल्ड इज द फॉसिल विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन इफ इट इनिशियली possess 32 ग्राम ऑफ कार्बन 14। तो इसमें क्या है, हाउ ओल्ड इज द फॉसिल, फॉसिल की एज पूछी है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पिछले वाले से ज्यादा सिंपल है। टाइम मतलब कितना टाइम पूछा है ईयर्स में, वो बताना है।
सेम प्रोसेस अप्लाई करो, 2.303 के की वैल्यू पता है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ का टाइम, और कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में और कंसंट्रेशन टी टाइम पे 12 ग्राम पे पहले था 32, बाद में बच गया 12। 0.693 हाफ लाइफ था 6000, ऊपर चला जाएगा लॉग 32 का 12 बच गया, विच इज, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू गिवन है लॉग ऑफ व्हाटएवर जो आएगा, बस अब इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो लॉग 2.667, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी गिवन है 0.4260। अप्लाई कर दो, 2 मिनट में हो जाएगा, अगर कैलकुलेटिव वाला जो हैंड है वो अच्छा है, कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो बस इसका आंसर मुझे अपडेट करोगे, मैंने आपकी हेल्प कर दी बट मैं चाहती हूँ कि अपडेट करो। इस क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स है, 2 नंबर, बाकी के ABC पार्ट का एक नंबर, और आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ, काफी लंबा सेशन था, हाँ बोलते बोलते पूरा सांस खत्म हो गई ऐसा लग रहा है, बट मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ बच्चा लोग, आप लोगों के साथ उसी तरीके से जुड़ने के लिए जितना अच्छे से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं 9-10 चैनल से। थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्यार दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस 1 महीने में आपका रिवीजन बहुत औसम हो जाए तो CBSE टर्म 2 का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। पूरा का पूरा 12th क्लास का टर्म 2 का सिलेबस का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, साथ में आपको टेस्ट टू मेक प्रिपेयर योर मैनेज टाइम, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा, उसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, वो इसी फॉर्मेट में बने होंगे ताकि जब आप उनको दोगे आपका एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा क्लासेस टॉट लाइव विल बी अवेलेबल एज रिकॉर्डेड। जितने सेशन होंगे, मान लो आपको कोई ना कोई लगता है कि यहाँ पे कमी रह गई, वहां पे कमी रह गई, तो आपको वो रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, आप जितनी बार चाहो रिवाइज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट, जो भी क्विज, जो भी इंटरैक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा लाइव रहता है, तो आप दोबारा भी कभी क्विज खेलेंगे तो आपको लाइव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आस्क अनलिमिटेड डाउट्स इनसाइड द क्लास एंड आल्सो ऑन वेदांतु's ऐप पोस्ट क्लास। ठीक है, ये वाला फीचर भी मिलेगा, क्लास के अंदर टीचर्स होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, और वेदांतु ऐप पे भी पोस्ट क्लास आपको डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा अगर आप क्लासिक के यूजर हैं तो, इसमें भी आपको मिलेगा असाइनमेंट एंड हैंड रिटन नोट्स फॉर डेली रिविजन। और क्या चाहिए कि टर्म 2 के हिसाब से ये चैप्टर रिवाइज करना है, असाइनमेंट के थ्रू रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाने में बहुत आफत आती है तो नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इनिशियल प्राइस 10,000 था, उसके बाद एक स्पेशल प्राइस है जो 2000 है, क्योंकि 1 महीना ही बाकी है, हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो, तो एक स्पेशल डिस्काउंट की वजह से ये आपको सिर्फ 1800 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि आपने लगाया है AGA Pro। AG Pro 9-10 के लिए है, यहाँ पे AGA Pro, AGA Pro, which is cool, AGA Pro, I don't know how does it sound, AGA Pro, AGA Pro लगाना है, डिस्काउंट मिलेगा, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स CBSE टर्म 2 12th क्लास 1800 रुपए। मुझे लगता है सारा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको करने को मिल रही है, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप डेफिनेटली इसका हिस्सा बन सकते हैं, आपको समझ आएगा, मजा आएगा, रिवीजन करने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट फीचर है मॉक टेस्ट, आपको रिवीजन टेस्ट देने का मौका मिलेगा ताकि आप अपनी गलतियों से और सीख सके और पक्का कर सके, और ये नहीं एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, एग्जाम तक आपके पास एक्सेस है, जब तक आपके पास एग्जाम खत्म होते हैं, जब भी रिवाइज करना चाहो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू असाइनमेंट वगैरह सब एक्टिव होंगे, डाउट ऐप पे आपका सपोर्ट एक्टिव होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सांस ले लूं मैं थोड़ा तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, एक सैम्पल पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा जल्दी आने वाला है, यहाँ पे प्रैक्टिस वी मैथ पे चलती रहेगी। तो जैसे मैंने बोला, वीडियो को पूरा का पूरा सपोर्ट देना है, लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हैं तो। इसको जल्दी से 950 के सब्सक्राइबर पे लेके आते हैं, मेरी आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और मैं भी कोशिश करूंगी धीरे धीरे आप लोगों की उम्मीदों पे उतना ही खरा उतर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए जी मैम यहीं पे समाप्त करती है सभा, बट सभा में जल्दी मिलेंगे अगली बार। मत भूलना, कोर्स का प्राइस एज लो एज 1800 AGA Pro से मिलेगा ये डिस्काउंट, जरूर आना कोर्स पे, मजा आएगा, समझ आएगा। अगली बार तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर माय बच्चा लोग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा सेशन, एंड एज आई टोल्ड यू, जस्ट गिव मी सम चांस, I'll make myself a better version of myself. टू मच हो गया। चलो ठीक है, जाती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर।